हेलो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर से हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बड़ा बेसिक सा चैप्टर था। अब यहाँ से असली प्रश्न स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर? तो चैप्टर 3 बेसिकली यूनिट है काइनेमेटिक्स। इसमें दो चैप्टर पढ़ेंगे हम। चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है पहले ही, जिसमें तुमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देन इस यूनिट में एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर होगा पढ़ना। इसमें भी हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में ही है, बट 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। इसका मतलब क्या होता है? तो एक वर्ड आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of objects in rest और in motion। कि इस ब्रांच में हम फिजिक्स की रेस्ट में है या मोशन में, सिर्फ उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस मैकेनिक्स ब्रांच की फर्दर 3 ब्रांचेस डिवाइड है। पहली ब्रांच है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो जब स्टैटिक्स की बात करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। रेस्ट क्या होता है इसको भी हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। देन सेकंड ब्रांच है इसकी काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो हमारी यूनिट 3 है। काइनेमेटिक्स में होता है ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे क्या? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में भी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, या कई बार बोल देते हैं इसको कैसे कि मैकेनिक्स की 2 ब्रांच है, पहली स्टैटिक, सेकंड काइनेटिक्स। और काइनेटिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि चलो स्टैटिक्स में तो ऑब्जेक्ट किस में हो गया? रेस्ट में। काइनेमेटिक्स में मोशन में और डायनेमिक्स में मोशन है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वी विल नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। कि हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मोशन हो रहा है उसका रीजन क्या है। हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी बॉडी मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी उसकी एक्सेलरेशन है। हम किसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। किसकी वजह से मोशन होता है? तुमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, फोर्स की वजह से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करता, तब तक रेस्ट में नहीं आता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो मतलब इसमें हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब हम कहीं भी फोर्स की बात नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी की बात करेंगे, बट जिस वजह से मोशन में है उस चीज को हमने डिस्कस नहीं करना। मतलब कहीं भी मैं इन दोनों चैप्टर में फोर्स की डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, किस वजह से मोशन में आ रहा है। देन डायनेमिक्स में वी विल कंसीडर फोर्स। तो ये डिफरेंस है बेसिकली काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में। काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम किसके बारे में? मोशन के बारे में। स्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम किसके बारे में? रेस्ट के बारे में। काइनेटिक्स की 2 ब्रांचेस डिवाइड की, फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स, सेकंड इज डायनेमिक्स। काइनेटिक्स में भी ऑब्जेक्ट किस में स्टडी करेंगे? मोशन में। डायनेमिक्स में भी किस में स्टडी करेंगे? मोशन में। बट काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे सिर्फ मोशन की। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है मोशन की, ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन में आ रहा है, मतलब हमें उसका रीजन लेना देना नहीं है, मतलब हमें फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।
तो अपनी यूनिट काइनामेटिक्स में अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ठीक है, बट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, की रीजन को कंसिडर नहीं करना। अब जब डेफिनेशन चल रही है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन की, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे किसकी, रेस्ट की। तो क्या होता है रेस्ट, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलोगे कि सर जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन पे रहे, चेंज ना करे, तो उसको बोलेंगे हम किस पे है, रेस्ट में है। तो मैं बोलूँगा व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में। ये डेफिनेशन मैं बोलता हूँ इनकरेक्ट है, या आई कैन से कंप्लीट नहीं है। कैसे, एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं हम, ठीक है, और ट्रेन जो मूव कर रही है, सपोज ये 20 या सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। इसके अंदर 2 पर्सन बैठे हैं, सपोज ए एंड बी। एक पर्सन बाहर ग्राउंड से इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या ए बी है वो ए के लिए रेस्ट में है। अब सपोज करो तुम ही ट्रेन में हो, तुम्हारे सामने कोई पर्सन बैठा है, तो क्या बी तुम्हारे लिए रेस्ट में है, तुम बोलोगे हाँ सर रेस्ट में। बट अगर सी देखे तो क्या मुझे बताओ बी रेस्ट में है या ए रेस्ट में है। अगर सी ऑब्जर्व करेगा तो ए और बी दोनों उससे दूर जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ए तो बोलेगा कि बी इज एट रेस्ट, क्योंकि बी की तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, बी उसके सामने बैठा हुआ है। बट सी बोलेगा बी इज नॉट इन रेस्ट, कि बी तो मूव कर रहा है, आगे ट्रेन मूव कर रहे तो बी भी मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या हुई, ए के लिए तो बी रेस्ट में है, बट सी के लिए बी रेस्ट में नहीं है। तो ए के लिए बी रेस्ट में क्यों है, क्योंकि जो उसकी सराउंडिंग्स है, उसकी सराउंडिंग क्या है, ट्रेन का जो वो डब्बा है, उसके रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हुई। बट सी की रिस्पेक्ट में क्या है, सी की सराउंडिंग में क्या है, पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारे ग्राउंड है वो है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है। तो सी बी जो है वो सी के लिए रेस्ट में नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या हुई, क्या ये इसका मतलब है या बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब देखो बी की पोजीशन क्या चेंज हुई, हम बोलेंगे जो बी की पोजीशन है, जो बी की पोजीशन है दैट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए, कि बी की पोजीशन जो है वो ए के रिस्पेक्ट में तो वहीं पे ही है, कि अगर उसके आगे बैठा तो वहीं पे बैठा हुआ है। बट अगर सी देखें तो बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर ये मैं सिंपल डेफिनेशन लिख दूं कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो अगर ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हुई तो ए बोलेगा क्या, ये रेस्ट में। सी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो बोलेगा नहीं वो रेस्ट में नहीं है। तो मतलब जब बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, जो उसके सराउंडिंग है, तो बोल सकते हैं हम वो रेस्ट में है। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद पासेज ऑफ टाइम, कि टाइम पास कर रहा है, तो मतलब टाइम हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट जो ये है विद रिस्पेक्ट टू, जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे किसमें है वो, रेस्ट में है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये बोर्ड रेस्ट में है, मोशन में है, तो हर एक बच्चा बोलेगा कि सर बोर्ड तो रेस्ट में है। क्यों बोलेगा, क्योंकि इस बोर्ड की पोजीशन इस रूम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसमें है, चेंज नहीं हो रही, तो ये बोर्ड किसमें लग रहा है, रेस्ट में। बट अर्थ, क्या मैं बोलूँ अर्थ मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ ये बोर्ड भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ, तुम भी मूव कर रहे हो, तो मोशन में है। तो क्या हुआ, सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, सराउंडिंग्स के ऊपर, कि अगर सराउंडिंग्स के ऊपर, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो बोलेंगे बॉडी किसमें है, मोशन में है। अगर बोले सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बोलेंगे किसमें है, बॉडी रेस्ट में है। क्लियर। तो मोशन कब होगा, एक बॉडी मोशन में कब होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स वर्ड समझ आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल समझ लो, सी की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी आगे मूव कर रहा है, बट ए की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी क्या है, मूव नहीं कर रहा। तो ए ने बोला क्या
बी किस में है, रेस्ट में। सी ने बोला नहीं बी किस में है, मोशन में है, बट दोनों अपनी जगह ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट में है, सेम टाइम पे मोशन में है, वो सब डिपेंड किस पे कर रहा है, वो सब डिपेंड कर रहा है किस पे, सराउंडिंग्स में। ठीक है, क्लियर। तो रेस्ट में कब है बॉडी, जब बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, और मोशन में कब है, जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग वर्ड्स को ऐड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम उसको किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो ट्रेन पैरेलल चल रही हैं, दो ट्रेन पैरेलल चल रही है, कि एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, और दोनों सेम स्पीड से आगे जा रही है। जिन्होंने ट्रेन में सफर किया उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है। ये ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है बी, ये बैठा है ए, सॉरी ये ए बैठा है, ये बी बैठा है। जब ये दोनों किस में लगेंगे, ये दोनों बोलेंगे हम तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, हम दोनों किस में है, रेस्ट में है ना। उसके लिए उसकी ए के लिए बी की पोजीशन चेंज हो रही है ना, बी के लिए ए की पोजीशन चेंज हो रही है। बट अगर ए बाहर में बाहर ट्रेन के बाहर किसी ट्री को ऑब्जर्व करे या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे, तो अगर ट्रेन आगे जा रही है तो ट्री किस तरह लगेगा, पीछे जाएगा। क्या ट्री एक्चुअली मूव किया, ट्री एक्चुअली किस में था, रेस्ट में, बट ट्री रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है। बट अगर बात करें ए की, तो ए के लिए ट्री किस में है, ए के लिए ट्री किस में है, मोशन में है। कि ए ने जब ट्री को ऑब्जर्व किया तो ट्री किस तरह मूव कर रहा था, पीछे की तरफ, तो ए ने बोला कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो रेस्ट और मोशन में सराउंड जो बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, दैट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कि अगर कोई अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना करे तो हम बोल देंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोल देंगे किस बॉडी किस में है, मोशन में। मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ए देख रहा है अपने रिस्पेक्ट में, इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बी मूव नहीं कर रहा है इस ट्रेन के डब्बे में, तो उसने बोल दिया बी रेस्ट में है। सी किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़ा है वो, ट्रेन जा रही थी आगे, उसने बोल दिया बी किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो नोट कर लो इन दोनों डेफिनेशन को। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिफाइन करता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आया, रेस्ट में। ठीक है, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, वही दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये ट्रेन का एक कोच है, और सी यहाँ पे ग्राउंड पे है। तो ए जो है वो बी को किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अपने जो बॉक्स के, अब सपोज ये कार ले लूँ, तो वो अपनी कार के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है बी को, कि कोई गाड़ी चला रहा था, सपोज ए के साथ बी बैठा हुआ है, तो बोलेगा वो मेरे रिस्पेक्ट में, वही रेस्ट में है। सी ग्राउंड से देख रहा था, बोलेगा नहीं ये भी मोशन में है और बी भी मोशन में है, क्योंकि ए ने उसको किसके रिस्पेक्ट में देखा, कार के रिस्पेक्ट में देखा। तो कार के रिस्पेक्ट में बी किस में था, रेस्ट में। अभी डिस्कशन कर चुके हैं। और सी ने किसके रिस्पेक्ट में देखा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और सी ने बोल दिया किस में है, मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हुई है। जैसे सी के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो सी ने बोल दिया बी किस में है, मोशन में। ठीक है, सी ने बोल दिया बी किस में है, मोशन में। और ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपनी कार, बट कार के रिस्पेक्ट में बी किस में है, कार के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। तो ए ने बोल दिया कि मेरे लिए बी रेस्ट में है। तो सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया, सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी की पोजीशन को देख रहे हैं। अब हम जब ग्राउंड पे खड़े हों तो हमारे बॉडी को जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कि मैं बोलूंगा ये बोर्ड रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं रेस्ट में हूँ अभी, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमारे लिए सबके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अर्थ और आई कैन से ग्राउंड। ठीक है, कि हम सबको अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं किस में आ गया, मोशन में। बट ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे बोर्ड किस में है, ये रेस्ट में। बट किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर यही कोई पर्सन यहाँ से सपोज करो किसी चीज़ पे निकले, या मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बोर्ड किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। तो मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहा हूँ, ये बोर्ड किस में लगेगा, मोशन में। बट ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बोर्ड किस में है, रेस्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर सिंपलीफाई मीनिंग पढ़े, ये वो फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और हम बोलते हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर होगी चीज़। अब इसकी डेफिनेशन क्या है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की कलेक्शन होती है, जिसको तुम लिखते हो क्या, एक्स, वाई और जेड। और जो ऑब्जर्वर होता है वो कहां पे होता है, ओरिजिन में, और उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। देन यहां पे एक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। अब अगर बी की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज ना हो तो मैं बी को इसमें बोलूंगा रेस्ट में। बट अगर अब बी की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, बी किस में है, मोशन में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि 3 एक्सिस ले लो म्यूचुअल परपेंडिकुलर ईच अदर, क्यों, बिकॉज जो हमारे सराउंडिंग है वो दैट इज 3 डायमेंशनल, दैट इज 3 डायमेंशनल। पता है ना डायमेंशन का मतलब कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ऐसे बोल दो जैसे ये वाली एक्सिस अपवर्ड हाइट एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस, ये बोथ 2 डायमेंशन है, इसलिए मैं इस पे 2 ही एक्सिस दिखा सकता हूँ, एक ऐसे एक्सिस एक ऐसे, मैं बोल दूँ इसको एक्स, एक बोल दूंगा वाई। बट एक और एक्सिस है 3 डायमेंशन की बात करें जो ये बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, दैट इज जेड एक्सिस। उसको मैं बोर्ड पे दिखा नहीं सकता बिकॉज बोर्ड मेरा खुद क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो मैं बोल दिखाता हूँ ऐसे, ये जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, क्लियर। अब ऐसे एरो कैसे ड्रॉ करूँ, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं बोल दूँ जेड एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई और जेड, क्लियर। तो ये 3 एक्सिस होगी तुम्हारी। बोर्ड पे मैं 2 ही एक्सिस बना सकता हूँ, इस एक्सिस को बना ही नहीं सकते बोर्ड पे, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। इन तीनों का आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इट इज अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और साथ में क्या ले लो, एक घड़ी को ले लो, वॉच को ले लो, जो क्या देखे टाइम कितना, टाइम आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम पास हो रहा है, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो मैं किस में बोलूँगा कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया। और जो ऑब्जर्वर है उसको हम किस पे लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे। कि फॉर एग्जांपल कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो बॉडी यहाँ पे थी, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पे आ गई, तो क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, तो हम बोलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट किस में हो गया, मोशन में, ठीक है। क्योंकि ए क्या देख रहा है, ए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसको जो ऑब्जर्वर है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया। इसी लैंग्वेज में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पे ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए क्या कर रहा है, ऑब्जर्व, और बी है वो इधर मूव कर रहा है, वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे है। तो b की पोजीशन a के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना, तो a को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट, और हम बोलेंगे क्या कि b 1 सेकंड में सपोज 1 मीटर मूव किया, अगले 1 सेकंड में दोबारा 1 मीटर मूव किया, तो a बोलेगा b हर सेकंड में 1 मीटर दूर मूव कर रहा है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है, वो a के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और आई कैन से रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्लियर, समझ आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब a ने यहाँ ऑब्जर्व किया तो इस एक एक्सिस ले लिया हमने, एक्स एक्सिस, अभी एक ही एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहा है ना, तो मैं बोलेगा ए बोलेगा कि बी की पोजीशन चेंज हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसकी सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर वो ग्राउंड पे है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, उसका वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया उसने, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इस एग्जांपल समझ लो कि ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरी कार, अपनी कार, कि कार के रिस्पेक्ट में भी वहीं पे बैठा तो वो किस में हो गया, रेस्ट में। सी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो ग्राउंड, तो सी बोलेगा क्या कि बी किस में है, मोशन में, बिकॉज बी की पोजीशन उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्लियर, नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हमने वो है हमारा टॉपिक क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ना अगर कोई मैं डेफिनेशन पूछूं पॉइंट की, कोई डेफिनेशन बता सकता है, बोलोगे सर ये पॉइंट है, क्या होता है पॉइंट, क्या इसकी कोई लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, नहीं। तो पॉइंट एक ऐसी ऑब्जेक्ट ऐसी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ये डायमेंशन वो नहीं है जो हम पढ़ते थे मास, लेंथ, टाइम। डायमेंशन मतलब ना इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रेथ है, ना इसकी हाइट है। पर असली में ऐसा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि असली में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई डायमेंशन हो या लेंथ, ब्रेथ, हाइट ना हो। कि हम एक पॉइंट ले लें, मैं इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है या डायमीटर, इसको मेजर कर सकता हूँ अपने डिवाइस के हेल्प से, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो
क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसको लेंगे whose size is very small with respect to, जिसको हम ऑब्जर्व, जहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, whose size is very small with respect to surrounding। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक बॉल है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तुम बोलोगे नहीं सर बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। बट अगर वही बॉल हो और उसको मैं पूरे क्रिकेट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूँ, बोलोगे सर हाँ वो एक पॉइंट है, क्योंकि वो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। वही मैं क्रिकेट का ग्राउंड ले लूँ और पूरा वो सिटी ले लूँ जिसमें वो क्रिकेट का ग्राउंड लोकेटेड है, तो बोलोगे सर क्रिकेट का ग्राउंड एक पॉइंट की तरह दिखा हुआ है, जैसे तुमने गूगल मैप पे देखा होगा। अब मैं पूरा कंट्री ले लूँ और एक सिटी ले लूँ, तो जो पूरी सिटी है वो एक पॉइंट की तरह दिखेगी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जम्मू से फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रही है, बहुत लंबा रूट है, 400 किलोमीटर का रूट है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जम्मू फॉर एग्जांपल, और यहाँ ड्रॉ कर दिया दिल्ली। अब ये डिस्टेंस है लगभग 500 किलोमीटर का। ठीक है, इसके बीच में अगर मेरे को गाड़ी दिखानी तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा कि एक ये पॉइंट है, गाड़ी का साइज जो है और ये मूव कर रहा है। बट क्या कार एक्चुअली में पॉइंट साइज है, नहीं। बट जब मैंने इसको जम्मू और दिल्ली के रिस्पेक्ट में देखा तो मुझे क्या लगेगा, एक पॉइंट दिखेगा। जब मैंने इतने से को 500 किलोमीटर ड्रॉ कर दिया तो मैं गाड़ी को किसी तरह ड्रॉ करूँगा, एक पॉइंट की तरह। अगर मैं अर्थ को और सन को ऑब्जर्व करूं एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस, तो अर्थ और सन भी क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, हम पढ़ चुके हैं 1.10 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थ का जो डायमीटर है वो होता है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये इससे 10⁻4 टाइम्स ज़्यादा है। देखो 10⁻7, ये 10⁻11, तो 10⁻4 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब आई कैन से 10,000 गुना ज़्यादा है। 10,000 गुना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है कि अगर अर्थ की 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस 10,000 मीटर है, मतलब 10 किलोमीटर है, तो क्या पता लगेगा। तो अगर मैं अर्थ और सन को कंसीडर करूं और उनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लूं तो ये दोनों क्या दिखेंगे, मुझे पॉइंट की तरह दिखेंगे। अगर मैं अर्थ और मून ले लूं और बीच का डिस्टेंस ले लूं तो अर्थ और मून भी क्या है, पॉइंट्स हैं। बट एक्चुअली में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये डिपेंड करता है हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये पॉइंट है इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में पॉइंट है, बट इसको माइक्रोस्कोप से देखो तो ये पॉइंट नहीं है। इसको बोर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसका साइज जो है बहुत छोटा है, तो मैंने बोल दिया यस इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, कि जिसका साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे चैप्टर है इसमें हम ज्यादातर पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। क्लियर, नोट कर लो इसे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम मोशन। जो हमारे चैप्टर था इसका मोशन इन स्टेट 9, और इसको बोलते हैं हम क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन मतलब क्या है, अब तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एक्सिस थी, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स। तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते थे ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम बनाया एक्स वाई, यहाँ एक पॉइंट है, तुम बोल दोगे सपोज उसका ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तुम बोलोगे किसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4। ठीक है, तो जब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो, जब सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द बॉडी, कि किसी भी टाइम पे पोजीशन बतानी है और मोशन बताना है, मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे कि सर मोशन किस में हो रहा है, वन डायमेंशन में हो रहा है। क्लियर हो गया। एग्जांपल समझ लो कि फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस पॉइंट है, यहीं पे ऑब्जर्वर है, एक बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, या तो इधर जा सकती है या इस लाइन में ही इधर जा सकती है। तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है। जब यहाँ पे आएगी बोलोगे बॉडी मुझसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे आएगी बोलोगे बॉडी मुझसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे आएगी बोलोगे 2 मीटर है बट दूसरी डायरेक्शन में, 1 मीटर है बट दूसरी डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगी बोलोगे 2 मीटर है बट दूसरी डायरेक्शन में। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कि यहाँ तक बोल दिया क्या, ये डिस्टेंस को बोल दिया तुमने क्या 2, इस डिस्टेंस को बोल दोगे सपोज -2, जैसे तुम नंबर लाइन के ऊपर करते थे। क्लियर, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक कोऑर्डिनेट ही चाहिए मुझे। ठीक है, अब कई बार गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान समझना, कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ऐसे मूव कर रही है बॉडी,
तो अब बताओ ये मोशन जो है ये 1 डायमेंशन में हो रहा है 2 डायमेंशन में हो रहा है? अब बच्चे बोलते हैं सर 2 डायमेंशन में हो रहा है क्योंकि इसकी मोशन बॉडी जो है वो 2 डायमेंशन में है। बट जब ऐसा हो जाए जो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है हमें अपने हिसाब से लेनी होती है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं नहीं ले रहा ऐसे एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है और मैं इसको ऐसे एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, तो मुझे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए ना। क्लियर? ये जो एक्सिस है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने अपने अकॉर्डिंग लेना है। हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो हम बोलेंगे कि दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे एक ट्रेन जब पैरेलल सीधी ट्रैक के ऊपर चल रही है, सीधी ट्रैक के ऊपर, तो बोलेंगे मोशन 1 डायमेंशन में। हाईवे पे गाड़ी एक ही लाइन में चल रही है तो मोशन 1 डायमेंशन में। मुझे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए कि मैं यहाँ से बोलूँ गाड़ी 100 मीटर आगे चलेगी, 200 मीटर आगे चलेगी, बिकॉज वो सीधा या तो इधर जा सकती है या इधर जा सकती है, तो मुझे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं बोलूँगा मोशन किस में है? 1 डायमेंशन में। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है मोशन इन 2 डायमेंशन। पहले कितने कोऑर्डिनेट चाहिए थे? 1। अब कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए अब मोशन को डिफाइन करने के लिए। कैसे? देखो एग्जांपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने बोला कि बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू की, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। अब अगर तुम इसको भी एक्स एक्सिस ले लो तो इससे क्या तुम मोशन को डिफाइन कर पाओगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे। तुम ये तो बोल दो कि 2 मीटर गई, तो यहाँ भी तुम मूव कर गई, तो क्या बोलोगे कहाँ गई? तो तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि बोलोगे कि पहले एक्स में इतना डिस्टेंस मूव किया, वाई में इतना, फिर एक्स में इतना डिस्टेंस मूव किया, वाई में इतना डिस्टेंस मूव किया। तो हमें हर टाइम पे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए डिफाइन करने के लिए कि ये जैसे बोर्ड है ये 2 डायमेंशन है, ये प्लेन बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए हर टाइम मोशन को डिफाइन करने के लिए। समझ आ गया कि नहीं? देखो जैसे सिंपल एग्जांपल कर लो कि बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, पहले इधर गई फिर इधर गई, यहाँ तक तुमने बोल दिया कि बॉडी 1 मीटर गई। अब अगर तुम्हें यहाँ से इसकी पोजीशन बतानी है तो क्या तुम बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे। तो तुम्हें इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कि सपोज मैं बोल दूं कि लेट ये डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर, ये डिस्टेंस है सपोज 4 मीटर। तो तुम बोलोगे जब पहले बॉडी गई तो वो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 4। तो क्या तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन, सॉरी ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बोल दिया 3 मीटर, तो तुम बोलोगे बॉडी कहाँ पे है? एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसका? 3। तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट। जैसे ये आ गई, ये सपोज यहाँ तक की वैल्यू है 2 मीटर, तो बोलोगे इस पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या है? 4 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 मीटर। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। समझ आ गया? ये चीज़ तुमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। समझ नहीं आ रही तो तुमने 10th क्लास में ध्यान नहीं पढ़ा, वहाँ तुम्हारा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ तुम एक्स एक्सिस को पहले लिखते थे, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस मूव किया, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस मूव किया। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स। और इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम मोशन इन अ प्लेन, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है। मोशन इन अ प्लेन, जब 2 डायमेंशन मोशन आता है। इस चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें, उसमें हम बात करनी सिर्फ किसकी? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अगले चैप्टर में 2 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लोर है, इस पर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट, बिकॉज फ्लोर कैसा है? 2 डायमेंशनल फ्लोर है। क्लियर? कैसे 2 डायमेंशन? कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है। 2 कोऑर्डिनेट। तुम बोलोगे इतनी लेंथ पे है और इतनी ब्रेथ पे है, पॉइंट पता लग जाएगा। अगर एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो क्या बोलोगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। देन आता है मोशन इन 3 डायमेंशन। अब कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इस डायग्राम को मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड में कितने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? 2 कोऑर्डिनेट, एक एक्स और एक वाई। अब फॉर एग्जांपल पतंग उड़ा रहे हो तुम, तो पतंग उड़ाते हुए पतंग की हाइट भी चेंज होगी, थोड़ा डिस्टेंस ऐसे भी हो गया, थोड़ी ऐसे भी पोजीशन चेंज होगी। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे एट ए टाइम? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे डिफाइन करने के लिए। इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करना इजी नहीं है बिकॉज बोर्ड 2 डायमेंशन है। रियलिटी में इमेजिन करके देखो, अगर फिजिक्स में इमेजिनेशन आ गई तो फिजिक्स समझ आएगी, अदरवाइज फिजिक्स समझ नहीं आएगी। कि तुमने कोई इंसेक्ट था, सपोज करो इंसेक्ट था,
ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट किया कि उसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। क्या इंसेक्ट की हाइट कम हुई? बोलो कम हुई। क्या इंसेक्ट कुछ आगे मूव कर गया? बोलो मूव कर गया। क्या इंसेक्ट थोड़ा इधर मूव कर गया? हो गया। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट। अब इंसेक्ट इधर उधर घूम रहा है पागलों की तरह इंसेक्ट एक, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए हर टाइम पे? 3 कोऑर्डिनेट। तो इसको बोलोगे क्या कि मोशन इन 3 डायमेंशन, और मैं कैन से मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, बट इसको हमने कंक्लूड नहीं करना। हम इस चैप्टर, हम सिर्फ 2 ही चैप्टर की बात करेंगे काइनेमैटिक्स की, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और अगेन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब लास्ट टॉपिक के साथ इस लेक्चर की एंडिंग करते हैं। क्या है वो लास्ट लाइन या लास्ट टॉपिक? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। कि मैं नहीं बोल सकता कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, मैं नहीं बोल सकता कोई बॉडी एब्सोल्यूट मोशन पे है। कैसे? रेस्ट नहीं है तो मोशन अपने आप नहीं है, बिकॉज जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म है, कि एक बॉडी को मोशन में ऑब्जर्व करना है तो दूसरी बॉडी किस में होनी चाहिए? रेस्ट में। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर? समझ आ गया? जैसे हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया था, वहां से समझ आ जाएगा इजीली। अब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बोर्ड रेस्ट पे है, मैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ? अर्थ के रिस्पेक्ट में, बट अर्थ तो खुद ही मूव कर रही है, तो मतलब ये बोर्ड किस में है? मोशन में। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में देखूँ किसको? अगर मैं किसी सन के रिस्पेक्ट में देख लूँ, सन भी क्या है? मोशन में है। गैलेक्सी में सन भी मूव कर रहा है, तो इस गैलेक्सी में हर एक चीज़ क्या है? मोशन में है। तो जो एब्सोल्यूट रेस्ट है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं बोल सकता कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। हम अर्थ के ऊपर है, मैं बोल रहा हूँ मैं अपने आप को रेस्ट में हूँ, और कैसे रेस्ट में हूँ? बट अर्थ मूव कर रही है, मैं भी उसके साथ क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। तो मैं भी किस में हूँ? मोशन में। तो क्या अर्थ रेस्ट में है? अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है, वो भी किस में है? मोशन में। क्या सन रेस्ट में है? सन भी गैलेक्सी में घूम रहा है, जिसके अबाउट घूम रहा है वो भी किसी के अबाउट घूम रहा होगा। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन अभी तक तो अननोन है, हमें नहीं पता कि सन किसके अराउंड घूम रहा है। रिसर्च चल रही है, बट हम कोई ये नहीं बोल सकते कि कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रेस्ट में है या एब्सोल्युटली मोशन में है। बिकॉज अगर मोशन को डिफाइन करना है तो हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जर्वर चाहिए, और दैट मस्ट बी इन रेस्ट। क्लियर? बट कोई चीज़ रेस्ट में नहीं है, तो आई कैन से एब्सोल्युटली रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो इसे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने बेसिक किया काइनेमेटिक्स का। इसके अगले लेक्चर से प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू करना, लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स बनाना, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, ताकि लेक्चर इजी लगे। वरना बच्चे बोलते हैं फिजिक्स क्या है, बहुत टफ है। अगर इमेजिनेशन कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिजिक्स इजी लगेगी, अदरवाइज फिजिक्स बहुत टफ लगेगी। और +1 एक चेंजिंग मोमेंट है। 10th तक तुम्हें क्वेश्चन होते थे याद करने के लिए, बट +1 में तुम्हें कोई नहीं ये कहेगा कि ये 5 क्वेश्चन याद कर लो, यहाँ से पेपर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सारी बात करेंगे कंसेप्ट की। कंसेप्ट पढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ से अपने आप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।